कल के क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पहुंच चुके थे सर? हम लोग लेजर का काम कर रहे थे, याद है? लेजर को कैसे क्लोज किया जाएगा, ये सारे प्रोसेस को हम लोगों ने सीख रखा था। ठीक है, टोटल हमारे 5 जो हेड्स हैं उनको कैसे कैसे क्लोज किया जाएगा ये सीख लिया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि आपके जो 3 तरह के अकाउंट हैं, कौन कौन से? एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज। इन तीनों का कनेक्शन इन फ्यूचर होता है, तो इनका जो कुछ भी, ठीक है, एक्सिस अमाउंट निकल के आता है डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करने के बाद, इसको हम लोग किस वर्ड से डिनोट करते हैं? उसको किस वर्ड से डिनोट करते हैं? मैंने कहा ना, क्लास में इधर उधर कुछ नहीं, क्लास में जहाँ पे है वहीं बैठिए, थोड़ा सा जाने का जगह बनाइए। क्लास में बीच में ये सब डिस्टर्बेंस बिल्कुल। चलिए, तो ठीक है, ये 3 तरह के हम लोगों ने अकाउंट के बारे में बात कर लिया था। उसके बाद बात किया था कि सर 2 और भी हमारे हेड्स होते हैं जिनका नाम क्या था? इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, जबकि इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट को हम लोग क्यों मेंटेन कर रहे थे? ताकि इससे एंड ऑफ द ईयर क्या निकाला जा सके? प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट किया जा सके। और इसलिए इसके जो कुछ भी बैलेंस आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बैलेंस सीडी वर्ड से नहीं बल्कि किस नाम से ट्रांसफर किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया था कि सर वो एसेट्स और एक्सपेंसेज होगा तो हमेशा डेबिट बैलेंस निकल के आएगा, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी होगा तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस लेके आएगा। पर एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी के बैलेंस को बैलेंस सीडी वर्ड से क्लोज किया जाएगा, जबकि इनकम और एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, बैलेंस से क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा। ठीक, उसके बाद कल हम लोगों ने नया स्टार्ट किया था एक, क्या? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री कि आखिर में ओपनिंग एंट्री कैसे किया जाएगा? तो सर हम लोगों ने बोला था ओपनिंग एंट्री जस्ट क्या होता है? प्रीवियस ईयर का वो आइटम्स, ठीक है, जिनका कनेक्शन इन फ्यूचर था, अब उनको क्या कर रहे हैं? नए डायरी पे, नए लेजर में क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको पोस्ट किया जा रहा था या ट्रांसफर किया जा रहा था? ट्रांसफर किया जा रहा था, और इसीलिए ट्रांसफर करते समय कोई भी साइंड चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, ऐसे जितने थे उसके डेबिट बैलेंस हुए, हमेशा डेबिट साइड लिखे जाएंगे। लायबिलिटी और कैपिटल के हमेशा क्रेडिट बैलेंस थे, क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। जनरली जब हम ट्रांसफर एंट्री करेंगे, ओपनिंग एंट्री करेंगे, तो हमें एक बार चेक कर लेना होगा जितने एसेट्स होंगे डेबिट और जितने भी लायबिलिटीज होंगे क्रेडिट साइड होंगे। अगर इनका टोटल मैच हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर टोटल मैच नहीं होगा तो श्योर है कि डिफरेंस आपका क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको टोटल एसेट्स दे दिया जाए और कैपिटल दे दिया जाए और फिर भी मैच ना हो, तो समझ लेना कि जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा? कैपिटल का होगा या आउटसाइड लायबिलिटी होगा? आउटसाइड। जैसे मैं कह दूं कि 20 लाख रुपए लगा है, मैं कल बार बार बोला था कि इसमें 5 लाख रुपए मेरा क्या है? लोन है। इसका मतलब 15 लाख रुपए किसका था? ओनर का था। लेकिन इसी बात को उल्टा बोल दो कि यार 20 लाख है, इसमें 15 लाख मेरा लगा हुआ है, इसका मतलब 5 लाख किसका है? लोन का पैसा, आउटसाइडर का पैसा लगा है। ठीक है, नॉर्मली आपके लेवल पे किस चीज को हाइड किया जाता है? कैपिटल को हाइड कर दिया जाता है। तो डिफरेंस जो भी बैलेंस आएगा उसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के नाम से। ठीक है, बात ये थी कि हमें ये सीखना था कि सर आखिर में जो ये ओपनिंग एंट्री पास किया गया इसका लेजर कैसे बनेगा। ठीक है, तो बस कुछ भी याद रखना, कुछ भी ना करना है। सर लेजर के लिए वही हमारा फॉर्मेट। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट? कौन सा फॉर्मेट? टी शेप, याद है? लेजर का कौन सा फॉर्मेट होता है? टी शेप। ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारा क्रेडिट साइड, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक, ये मैंने एक छोटा सा लेजर का फॉर्मेट खींच दिया। लेजर में टोटल कितने कॉलम होते हैं अंजलि? बिल्कुल सही, लेजर में टोटल 4 कॉलम होते हैं एक साइड, और टोटल हमारे कितने कॉलम होते हैं? 8। ठीक है, 4 डेबिट और 4 क्रेडिट साइड मिला के। ठीक, ठीक है, कुछ खास ना करना है। अगर मैं यहाँ पे सारे एसेट्स का लेजर बना दूँ, सर क्या यहाँ पे एसेट्स का लेजर बनेगा? नहीं, एक एक नाम का। ठीक है, एक एक नाम का। आपको पता है ना, हर एक आइटम का क्या होता है? अपना लेजर बनता है। लेकिन चलो लिखिए, नहीं तो पता चलेगा कंफ्यूज। ठीक है,
तो सर अगर मैं कहूँ कि कैश अगर मैं लेजर ओपन करूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा, लेजर का हेडिंग डालना पड़ेगा। ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम ठीक है, जब पोस्टिंग करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो डेबिट साइड एंट्री पास होगा। साइड कौन सा होगा, डेबिट साइड। लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड का। अब सर क्रेडिट साइड इतने सारे नाम है, क्या सबको लिखना पड़ेगा? तो ध्यान रखना, जब भी ओपनिंग एंट्री होगा ना, जब भी ओपनिंग एंट्री होगा तो आप इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसको सुन लो। क्या वो ऑलरेडी लेजर में इंटर हो चुका था? हाँ सर, पिछले साल ही वो लेजर में इंटर हो चुका था, पर उसका कनेक्शन फ्यूचर से था, इसलिए उसको वापस कहाँ पे लाया गया था, अगले साल के एंट्री में लाया गया था, और फिर से इसका क्या किया जाएगा, दोबारा से लेजर वगैरह प्रिपरेशन किया जाएगा। ठीक, क्या ये कोई ट्रांजेक्शन्स की वजह से इस जनरल एंट्री का क्रिएशन हुआ है, या पिछले साल के बैलेंसिंग की वजह से, बैलेंस बचने की वजह से? क्या इस बार हमने कोई ट्रांजेक्शन किया जिसकी वजह से ये डेबिट क्रेडिट हुआ था? नहीं। पिछले साल जो कुछ भी बच गया था उसको इस साल रिकॉर्ड किया, एसेट्स था डेबिट, लायबिलिटी था क्रेडिट। क्या हमने कोई ट्रांजेक्शन्स किया था? नहीं। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा तो हम रूल को भी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और पहला रूल, कैश जितने भी एसेट्स हैं, सर सीधी बात है, एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। एसेट्स के बैलेंस किस साइड रिकॉर्ड होंगे, डेबिट। चाहे आप कैश का अकाउंट बनाओ, बैंक का अकाउंट बनाओ, बिल्स रिसीवेबल बनाओ, स्टॉक बनाओ, या राहुल और हिमांशु किसी का अकाउंट बनाओ, सारे ही किस नेचर के थे, सबका नेचर क्या था, सबका नेचर क्या था, हमारा एसेट्स। और सारे सबके बैलेंस क्या होंगे, डेबिट। ठीक है, क्या ये ट्रांजेक्शन थे या ओपनिंग एंट्री था, ओपनिंग एंट्री। सर बताओगे, जब हमने इनको क्लोज किया था तो किस वर्ड से क्लोज किया था, बैलेंस सीडी। और मैंने उसी समय बताया था कि जब इसको ओपन किया जाता है तो किस वर्ड से लिखा जाता है, बैलेंस सीडी या बीडी, ब्रॉड डाउन, यानी पीछे से आगे लाया गया। तो सर जरा बताओ, यहाँ पे हम फर्स्ट डे को क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी। बात क्लियर है? यहाँ पे हम क्रेडिट वाले साइड का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, बैलेंस बी डी। या इसी को कई बार लोग लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस, इसी को क्या लिखा जाता है, टू ओपनिंग बैलेंस, ताकि पता चल जाए कि ये कोई ट्रांजेक्शन्स की वजह से एंट्री नहीं हो रहा है, बल्कि ये कौन सा बैलेंस है, पीछे का बैलेंस बचा हुआ है जो क्लोज कर दिया गया था। आज उसी से हम क्या कर रहे हैं, अपनी एंट्री को स्टार्ट किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है। बात क्लियर है? तो ओपनिंग एंट्री जितने भी होंगे वो किस वर्ड से क्लोज किए गए थे, बैलेंस सीडी वर्ड से क्लोज किए गए थे। तो ओपन किस वर्ड से होगा, ओपन किस वर्ड, बैलेंस बीडी वर्ड से। अब वो एसेट्स होगा तो डेबिट साइड से एंट्री होगा, और लायबिलिटी होगा तो किस साइड से एंट्री होगा, लायबिलिटी होगा तो किस साइड से एंट्री होगा, क्रेडिट साइड से। बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, या इसी को क्या लिखा जाएगा, बाई ओपनिंग बैलेंस। इसी को क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, या बैलेंस बाई ओपनिंग बैलेंस। बस इतनी ही सी बात थी, इसमें और कुछ भी नहीं था। इसका मतलब हम जितने भी लेजर बनाएंगे, कैश का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस, और कितना लिख देंगे अमाउंट में, 6000। ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे बैंक का अकाउंट बनता तो यहाँ पे किसका नाम लिखते हैं, कैश की जगह किसका नाम लिखा जाता है, बैंक का। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, क्रेडिट वाले का नहीं, बैंक की साइड है डेबिट साइड, तो एंट्री की साइड होगा डेबिट साइड, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, क्रेडिट वाले का ना जी ना, ओपनिंग एंट्री है तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, टू ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बीडी। कितने रुपए से, 12,000 से, 12,000 से। बात क्लियर है? ठीक है। तो जितनी भी ओपनिंग एंट्री हो रही है, जब हमने क्लोज किया था तो बैलेंस सीडी से, तो ओपन करेंगे किससे, बैलेंस बीडी से। ठीक है। एसेट्स होगा तो सारी एंट्री डेबिट साइड जाएंगी, लायबिलिटी होगा तो सारी एंट्री क्रेडिट साइड जाएंगी। बात क्लियर है? बस इतनी सी बात है। उसके बाद इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा सेम वही रूल कि सर डेबिट साइड होगा तो नाम किसका लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड का। बात क्लियर है? पक्का? इतनी बात क्लियर है? नमन, कुछ कंफ्यूजन लग रहा है ना, कुछ तो कंफ्यूजन है, या तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है? किसी को अभी कहीं कोई कंफ्यूजन ओपनिंग एंट्री में? ठीक है, ओपनिंग एंट्री को फिर से बात कर लें। सर हम लोगों ने नॉर्मल जनरल एंट्री का रूल क्या समझा था कि सर जनरल एंट्री को जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो कुछ हम लोगों ने रूल समझा था। पहला रूल क्या था कि सर जिसका भी अकाउंट ओपन करेंगे उसका नाम हेडिंग में डाल दिया जाएगा और उस नाम को कहीं भी यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा रूल क्या था कि सर सबसे पहले हमें साइड चूज करना होगा, क्योंकि लेजर में एक बार में एक ही साइड इम्पैक्ट होगा, या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड, या तो वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा होगा या तो वही अकाउंट एक बार में डिक्रीज हो रहा होगा, सेम टाइम में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है। तो बोला गया सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा एंट्री डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा।
इसके लिए मैंने आपको दो तरीका बना रखा है, या तो एंट्री देख लो किस साइड है, या तो उसके नेचर को पकड़ लो। सर यहाँ पे अगर देखूं कैश अकाउंट खुद, मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ, कैश का। कैश अकाउंट खुद किस साइड है, डेबिट साइड, तो एंट्री किस साइड पास होगा, डेबिट साइड। पर हम लोग नाम किसका लिखते थे, डेबिट वाले का या क्रेडिट वाले का, क्रेडिट का, ठीक है। लेकिन ये किस पे अप्लाई होता था, नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स वाली एंट्री पे। ये क्या ट्रांजेक्शन्स एंट्री था या ओपनिंग एंट्री था, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। इसलिए बोला गया कि जब इनके हम लेजर को ओपन करते हैं तो ये सर सारे लेजर किस वर्ड से क्लोज किए गए थे, बैलेंस सीडी वर्ड से क्लोज किए गए थे, तो ओपन किए जाएंगे किस वर्ड से, बैलेंस बीडी वर्ड से। अब वो एसेट्स होगा तो एसेट्स का रिकॉर्डिंग हमेशा किस साइड होता है, कौन सा बैलेंस रखते हैं, डेबिट, तो ओपनिंग भी किस साइड से होगा, डेबिट साइड से, ठीक। और ध्यान से अगर देखोगे अपना कल वाला बुक अगर चेक करोगे तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्लोज किया गया होगा किस साइड से, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है, इसका मतलब जबरदस्ती हमने किस साइड बैलेंस डाला होगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ओपन होगा अपने रियल पोजीशन पे आ जाएगा डेबिट साइड। तो सर जितने भी ये एसेट्स है ना, इसको हम लोग, ठीक है, क्रेडिट नाम से नहीं शो करेंगे बल्कि किस नाम से शो करेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन वर्ड से शो किया जाएगा, ठीक। तो कैश का यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री करेंगे फर्स्ट डे, ठीक है, तो फर्स्ट डे एंट्री क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सर, ये वाला साइड 2 के साथ आता है, कौन सा वर्ड लिखा जाएगा, बैलेंस, क्या लिखा जाएगा, बीडी, और कितना अमाउंट है 6000, अमाउंट डाल दिया जाएगा 6000, ठीक। बस इतनी सी बात है। सर अगर लाइबिलिटी का हम लोग ओपन करें, जैसे यहाँ पे है रमेश का अकाउंट, रमेश क्या है हमारे एक लाइबिलिटी थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रमेश का अकाउंट ओपन करूँ, रमेश का अकाउंट ओपन करूँ, तो सर रमेश बताओ ना किस साइड है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, तो एंट्री के साइड पास होगा क्रेडिट साइड, पर नाम डेबिट वाले का लिखा जाएगा ना जी ना, ये हमारा ओपनिंग एंट्री है, इसलिए रमेश के अकाउंट को हम कैसे किस नाम से ओपन करेंगे, डेबिट वाले नाम से या ओपनिंग नाम से, ओपनिंग नाम से। तो क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, क्योंकि क्लोज किया था किस नाम से, सीडी से, ओपन किया जाएगा किस नाम से, बीडी से। चाहे एसेट्स हो या लायबिलिटी हमेशा किस वर्ड से ओपन किया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस बीडी से। अब बस ये देखना होगा, एसेट्स होगा तो सारा एंट्री डेबिट साइड, लायबिलिटी होगा तो सारा एंट्री क्रेडिट साइड। बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ नया नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चलो अगर इतनी बात क्लियर है तब तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया। अब बुक्स आ जाते हैं। चलो अब लेज़र को इतने पे ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि आगे चीज़ों को जानने के लिए अब हमें फिर से वापस पीछे चलना पड़ेगा, ठीक। अब वापस से आ जाओ, कौन सा चैप्टर, तो जनरल के जस्ट बाद हमारा कौन सा चैप्टर था, जीएसटी वाला तो अभी रहने ही दो, कहाँ गया, अरे कहाँ गया भाई, सब्सिडियरी बुक कहीं दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे अलग अलग ही है। चलो जीएसटी ही शुरू कर दिया जाएगा कि फिर जीएसटी शुरू किया जाए ना, जीएसटी तो मुझे लग रहा है कि पहले जीएसटी शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जीएसटी शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो लेज़र में इतनी बातें रख दो, लेज़र में इतनी बातें हो गई हैं, ठीक है। वापस आइए अब जरा जीएसटी की शुरुआत किया जाए, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, ठीक। ध्यान रखें हमें यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं पढ़ना है, हमें केवल अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे जीएसटी को पढ़ना है, ठीक है। अभी हम उतने बड़े नहीं है कि पूरा जीएसटी ही पढ़ा जाए, ठीक। चलिए जी शुरू किया जाए, तैयार है। चलो जीएसटी ही बता देते हैं, ठीक है। आइए जरा हेडिंग डालिए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। चलिए जी जरा बताएंगे क्या होता है जीएसटी, कोई जानता है तो बताए। कोई बताएगा जीएसटी क्या होता है, क्योंकि जीएसटी मुझे आता नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। हाँ जी जीएसटी प्रकाश सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मुझे इनकम टैक्स आता है, जीएसटी मुझसे मत पूछ लेना इसलिए, ठीक है। इस चैप्टर में मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, पहला रूल, ठीक है। हाँ इसमें कोई भी सवाल होगा प्रकाश सर के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा।
ठीक है, इसलिए उल्टी सीधी गंदी बातें कोई नहीं करेगा इसमें। इनकम टैक्स में जितना पूछना हो पूछना। आइए ज़रा बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, नॉर्मली टैक्स नाम तो आपने सुना ही होगा। टैक्स कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट। कौन सा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट? तो अगर आपको बता दिया जाए, दोनों तरह की ही गवर्नमेंट क्या करती हैं, क्या करती हैं, टैक्स को कलेक्ट करती हैं। टैक्स आखिर में गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करता है? तो वैसे कितना आपको भी पता होगा कि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने होते हैं, रोड बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने। वो अलग बात है, कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए तो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना है, उसको उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और आखिर में गवर्नमेंट पैसा लाएगा कहाँ से? नोट छापने की मशीन तो है नहीं, है लेकिन वो अपने मन से उसको यूज़ भी नहीं कर सकता है, उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए। पैसा वो किस फॉर्म में कलेक्ट करता है? हमसे टैक्स के फॉर्म में। और टैक्स दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्टली जो इनकम कमा रहे होते हैं उन लोगों से टैक्स लिया जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? इनकम टैक्स। वो केवल टैक्स उन्हीं लोगों से लिया जाता है जो इनकम अर्न कर रहे हैं और एक लिमिट से ज़्यादा। वैसे तो इनकम सब कोई कुछ ना कुछ कमा रहा है, पर उसमें एक लिमिट है। उस लिमिट से अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो हर तरह के एम्प्लॉय, चाहे आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स की एक बड़ी बात यह कि आप पेमेंट तो करते हो, लेकिन बदले में आपको कुछ भी डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और 10 लाख रुपए ईयरली अर्न कर रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट सपोज कर लो आपसे 10% टैक्स ले लिया, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो आपने सरकार को डायरेक्टली अपने जेब से 1 लाख निकाला और पे कर दिया। इन रिटर्न गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्टली कुछ नहीं दिया। फिर वो बोलेगा कि हम इससे क्या बना देंगे? रोड बना देंगे, तुम भी चलना बढ़िया से। ठीक है, हॉस्पिटल बनाएंगे, तुम भी इलाज कराना, एजुकेशन सिस्टम ओपन कर देंगे, तुम भी पढ़ना, मस्त। ठीक है, वो अलग बात है कुछ ना हो। ठीक, तो इतनी बात है। इसका मतलब है इनकम टैक्स आप डायरेक्टली पे करते हो, पर डायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट रिसीव नहीं होता है, और इसीलिए बड़ा लोगों को दर्द होता है। ठीक है, कि हम यहाँ पे सरकार को दे रहे हैं, बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और किसी को भी अपने जेब से पैसा निकाल के सामने वाले को दे और कुछ भी ना मिले, दुख तो होता ही है। और इसीलिए लोग इनकम को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इस चीज़ की हम सारी जानकारी कहाँ पे लेंगे? इनकम टैक्स जब बड़े हो जाएंगे। ठीक, दूसरा एक तरीका होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका नाम क्या था? जीएसटी, शॉर्ट फॉर्म। पहले इसी का दूसरा नाम था इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट, जिसको हम लोग इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं, यानी डायरेक्टली आपकी जेब से निकाल लिया जाएगा। दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट, यानी सरकार आपकी जेब से पैसा तो निकालेगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। डायरेक्ट में पता चल गया था, यहाँ 10 लाख कमाया, 1 लाख सरकार को दे दिया। लेकिन इनडायरेक्ट में सरकार आपके जेब से पल पल पैसा निकालेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आपने कभी टैक्स पेमेंट किया है? क्या आपने टैक्स पेमेंट किया है? हाँ, आज तक आप शायद लाखों रुपए टैक्स का पेमेंट आप भी कर चुके हो। ठीक है, ध्यान रखो, आप जितने भी आइटम यूज़ कर रहे हो, जिसको आपने मार्केट से परचेज किया है, हर एक पे आपने क्या पे किया है? एमआरपी पे किया है। और एमआरपी को अगर ध्यान से पढ़ो तो नीचे जस्ट क्या लिखा रहता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब जो आपने एमआरपी पे किया है उसमें हर तरह के टैक्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। सर इसका मतलब हमने भी तो आज तक लाखों रुपए का टैक्स दे दिया है, क्योंकि हर एक कमोडिटी पे जितना जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हो। ठीक है, आप पानी पी रहे हो, टैक्स दे रहे हो, कपड़ा पहने हो, टैक्स दे रहे हो, बुक्स लिए हो, टैक्स दे रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ पे टैक्स है। जहाँ बैठे हो टैक्स दे रहे हो, हवा ले रहे हो टैक्स दे रहे हो, हर एक चीज़ पे टैक्स ही टैक्स है। बाहर घर से ठीक है निकले नहीं कि हर जगह टैक्स लगना शुरू हो जाता है। रोड पे जा रहे हो, रोड का टैक्स दे रहे हो, पता नहीं चल रहा है, किराया देते हो ना, टैक्स है उसमें। ठीक है, तो सरकार हमसे दिन भर में इतना ज़्यादा टैक्स लेती है, हमें पता ही नहीं चलता है, और हमें दर्द भी नहीं होता है। कभी दर्द हुआ है आपने टैक्स दिया है? पता ही नहीं चला तो दर्द कहाँ से होगा? दर्द क्यों नहीं चलता है? दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट आपके ऊपर हिट नहीं होता है, बल्कि इनडायरेक्ट हिट किया जाता है। एक बच्चे से अगर गलती से, ठीक है, छोटा बच्चा, उससे चॉकलेट छीन लो और उसको कुछ मत दो, क्या करता है? हंगामा मचा देता है। ठीक है, क्योंकि उसको दिख रहा है डायरेक्टली छीना, मिला कुछ नहीं। लेकिन उसी बच्चे के हाथ में, ठीक है, मामा मामी या कुछ भी नाना नानी आए थे, जाते समय ठीक है एक हरी हरी पत्ती पकड़ा दिया, सॉरी पीली वाली भूरी वाली पत्ती पकड़ा दिया। तुम्हारे मन में आ गया लालच, कोई देख नहीं रहा है बच्चे से, तो बच्चे को क्या करते हो? ये लो लॉलीपॉप और ये लाओ कागज मुझे दो, ले लेते हो। और बच्चे क्या उस समय चिल्लाते हैं? अगर उसको नॉलेज नहीं है मनी का,
तो वो नॉर्मली क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है कि भैया ले जाओ कागज़ का टुकड़ा, हमें लॉलीपॉप मिल रहा है, ले जाओ। गवर्नमेंट भी वही आपको लॉलीपॉप दे रही है, ठीक है। इसका मतलब आपको जब बेनिफिट रिसीव होता है और बदले में टैक्स लिया जाता है इनडायरेक्टली उसी प्राइस में ऐड करके, तो आपको पता ही नहीं चलता है। और इस तरीके गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे हर एक आइटम पे टैक्स कलेक्ट करती जा रही है, ठीक है। हमें यहाँ पे जीएसटी पूरा नहीं पढ़ना है, हमें केवल इतनी बात पढ़नी है कि एक कंपनी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बहुत सारे गुड्स परचेज कर रहे हो और वही गुड्स को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। जब आप परचेज कर रहे होगे तो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होगे, और जब आप सेल कर रहे होगे तो कस्टमर से टैक्स वसूल रहे होगे। सर आप टैक्स वसूलोगे, हम टैक्स किसको दे के आते हैं, सरकार को या दुकानदार को? सरकार को दे के आती हो, दुकानदार को। सामान किससे लेती हो, दुकानदार से। उसका पैसा कौन वसूलता है, दुकानदार। फिर दुकानदार ने टैक्स दिया है, ठीक है, उसने जब सामान खरीदा उसने टैक्स दिया है। आप सामान परचेज करते हो तो आप भी तो टैक्स देते हो, लेकिन आप टैक्स किसको देते हो, गवर्नमेंट को, ठीक है। दुकानदार सरकार से लेके आया होगा, सरकार को दिया, लेकिन आप तो दुकानदार से सामान लिए हो ना, शॉपकीपर से। आपने टैक्स टैक्स किसको पे किया, सरकार को या शॉपकीपर को? लेकिन टैक्स लेने का पावर किसको है? फिर कैसे, तो गड़बड़ हो जाएगा। गवर्नमेंट की दुकान से, गवर्नमेंट दुकानों से ले लेगी। हाँ, यही हमारा एक सिस्टम भी है। गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे आप जो पेमेंट कर रहे हो और जो बीच में आ रहे हैं, ये जितने भी लोग आ रहे हैं वो गवर्नमेंट में एक तरह से क्या रोल प्ले करेंगे, एजेंट का। आप पैसा दोगे शॉपकीपर को, शॉपकीपर उसको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मोड से किसके पास पहुंचा देगा, गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया जाएगा। इनडायरेक्ट वे ही है, नाम है इसका इनडायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका अब सिंप्लीफाइड नेम क्या हो चुका है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो हमें बस इतना देखना है कि एक शॉपकीपर के रूप में, ठीक है, या एक बिजनेसमैन के रूप में हम बहुत सारे टैक्सेस पे करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स, और बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। जब हम सामान परचेज करके दुकान में लाएंगे तो हम टैक्स पे करके आएंगे मार्केट में। आप यहाँ से बनारस गए हो दुकान का सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीदोगे, आपको प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्राइस के साथ साथ क्या पेमेंट करके आओगे, टैक्सेस ही पे करके आओगे। इसका मतलब आप टैक्स पे करते हो एज अ बिजनेसमैन। आप टैक्स पे करते हो कब, परचेज या सेल, परचेज करते समय, और वही गुड्स ला के वापस कस्टमर को सेल करते हो, तो उस समय आप टैक्स पे कर रहे होते हो या टैक्स रिसीव कर रहे होते हो, कस्टमर से रिसीव कर रहे होते हो, ठीक है। तो बस हमें इसी की एंट्री पास करनी है कि जब हम टैक्स पे करेंगे तो कैसे एंट्री होगा, और टैक्स रिसीव करेंगे तब कैसे एंट्री होगा, ठीक। चलिए बेसिकली अब बात कर लिया जाए तो जीएसटी को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी जीएसटी भी कितने तरह के होते हैं, बेसिकली पहले तो 2 तरह के समझो। जीएसटी टोटल कितने पार्ट्स के हैं, ठीक है। वैसे तो इसके 3 पार्ट ही बोला जाए तो ठीक रहेगा। एक मिनट, स्टेट, सेंट्रल और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी वाला देखा जाएगा। एक हमारा क्या होता है, इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। 2 तरह के ये जो जीएसटी पेमेंट किया जाएगा, सबसे पहले तो हमें 2 तरह के स्टेट्स को समझना पड़ेगा कि वो 2 तरह के स्टेट्स कौन कौन से हैं जिसके बीच हम ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं। जीएसटी को मेजरली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले तो 2 पार्ट में, एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे और एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब हम लोगों ने क्या बात किया था, सेल्फ, और इंटर का मतलब बिटवीन। इंट्रा का मतलब क्या होता है, खुद, यानी एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा हो तब क्या होगा, और यहाँ पे इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन 2 स्टेट्स के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा, ठीक। इसका मतलब अगर आप यूपी के हो और सारा ट्रांजेक्शन्स आपका विद इन द यूपी के बाउंड्री में हो रहा होगा तो आप किस में फॉल करोगे, इंट्रा या इंटर, इंट्रा में। और यूपी के हो, किसी अदर स्टेट से आप डील कर रहे हो, ठीक है,
तो आप पे कौन सा टैक्स अप्लाई हो जाएगा? इंटर स्टेट, ठीक है, ट्रांजेक्शन से अप्लाइड हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है? अगर आप विद इन सेम, इसको हम क्या बोलेंगे? विद इन सेम स्टेट, ठीक है, इसको क्या करेंगे? सेम स्टेट के अंदर। और ये क्या होता है? बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ठीक है। जब आप दो या अधिक से स्टेट के साथ डील करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स बन जाएगा। ठीक, यूपी का हो गया, यूपी के में परचेज कर रहे हो तो किस में चले जाओगे? इंट्रा। यूपी का हो गया, किसी अदर स्टेट से परचेज कर रहे हो तो किस में चले जाओगे? इंटर स्टेट में। ठीक सर, इंट्रा में भी अब दो तरह के टैक्स आपके, आप जो भी टैक्स, ठीक है, रिसीव करोगे या पे करोगे, उन टैक्सेस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक है हम हमारा SGST और एक है हमारा CGST। फुल फॉर्म है इसका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसका क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और इसके टैक्स को एक ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका नाम क्या होगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात किया कि सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करा दे। ध्यान रखो कि हम लोग जीएसटी केवल और केवल अपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जीएसटी को हम लोग यहाँ पे डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ठीक, हमें अकाउंटिंग कैसे करना है केवल उस बात को समझ रहे हैं। हमने बोला जीएसटी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट यहाँ से आपसे इनडायरेक्टली पैसा कलेक्ट करेगा और पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करेगा। फिलहाल उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी को ब्रॉडली कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है? ट्रांजेक्शन्स बेस्ड पे, दो बेसिस पे, एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स और दूसरा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन सेम स्टेट, यानी ट्रांजेक्शन जब एक ही स्टेट के बाउंड्री के अंदर हो रहा हो। जैसे आप यूपी के हो, यूपी में ही सारा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बलिया के हो, ठीक है, बनारस, आजमगढ़, जो भी कर रहे हो, ये सारे हमारे क्या है? सेम स्टेट के अंदर हैं। तो ये हमारा जो भी जीएसटी फॉल करेगा, किस में फॉल करेगा? इंट्रा स्टेट में। लेकिन जब आप एक स्टेट के हो और दूसरे स्टेट से परचेज सेल करे हो, ठीक है, यूपी के हो, दिल्ली परचेज करने चले गए, हरियाणा चले गए, गुजरात चले गए, तो ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि देखो आप जो भी यहाँ पे टैक्स क्रिएट होता है ना, पेमेंट कौन करेगा? ध्यान रखो, एक बात और ध्यान रखो, मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, पेमेंट कौन करता है, यानी फाइनली बर्डन कौन बियर करेगा? तो वो है फाइनल यूजर। जो भी लास्ट में फायदा लेगा वही टैक्स का अल्टीमेट क्या करेगा? बियरर होगा, बर्डन लेगा। ठीक है, अब इसका मतलब हम थोड़ी देर में और समझेंगे। बस इस बात को याद रखना कि जीएसटी का बर्डन वही बियर करेगा जो फाइनल यूजर होगा, जो अल्टीमेट फायदा लेगा। ठीक, फिलहाल इंट्रा स्टेट में भी मैंने बोला कि आपके टैक्स दो पार्ट में कैटेगराइज हो जाते हैं। कौन कौन सा? SGST और CGST। एस का मतलब क्या था? क्या? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सी का मतलब क्या था? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वहीं पे अगर इंट्रा स्टेट हो तो आपका जीएसटी किस नाम से जाना जाएगा? IGST। आई का मतलब क्या था? इंटीग्रेटेड। ठीक है, अब इसका पर्पज क्या था जरा ये समझ लो थोड़ा सा, ताकि और भी दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे।
जब सेम स्टेट के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और कंज्यूमर दोनों ही सेम स्टेट के अंदर हो, ठीक है, मैं कहूँ कि आप प्रोड्यूसर हो, आप बिजनेसमैन हो, और हम कंज्यूमर भी सेम स्टेट से हैं, ठीक है, आप गुड्स बनाओगे, गुड्स सोल्ड करोगे, और मैं उसको क्या करूँगा, परचेज करूँगा और यूज़ करूँगा। तो अगर मैं गुड्स को यूज़ कर रहा हूँ तो पेमेंट टैक्स का कौन करेगा, आप करोगे या मुझे करना पड़ेगा? फाइनली मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे उसका पेमेंट कोई भी किया हो। अगर फाइनल यूज़र मैं हूँ तो टैक्स का पेमेंट भी किसको करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। बीच में जो भी लोग आते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। ये टैक्स अल्टीमेट किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। अब आपको भी पता है कि इंडिया का गवर्नमेंट, ठीक है, सिंगल लेयर है या डबल लेयर वाला है? डबल। एक स्टेट के हमारे क्या होती है, सरकार होती है, और हमारी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों ही गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, स्टेट को चाहिए स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए, सेंटर को चाहिए सेंटर का डेवलपमेंट करने के लिए। बात आती है कि जो टैक्स का पैसा क्रिएट हुआ है वो कौन रखेगा, दोनों के बीच झगड़ा होता है। पहले ये बहुत रेट अलग अलग थे, जब आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो हर एक जगह पे अलग अलग टैक्सेस था। उसी को इंटीग्रेट करके मिला के एक नया कानून लाया गया, जिसका नाम क्या था, जीएसटी 2017 में आया था आपका 1 जुलाई से। बोला गया था कि भैया सबको ये जो अलग अलग रेट है ना उसको सिंपल करो और बड़ा आसान करो। बहुत पहले उल्टा सीधा हुआ करता था। तो ये जो बोला गया कि सेम स्टेट से पैसा क्रिएट होगा, उसको बोला गया कि भैया झगड़ा मत करना, जितने भी टैक्स आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या कर लेंगे, उसको 50-50 डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब अगर 100 रुपये टैक्स का आ रहा है तो 50 स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और 50 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि टैक्स किस रेट से लिया जाएगा, जीएसटी कितने रेट से चार्ज किया जाएगा। तो जीएसटी चार्ज करने के टोटल कितने हमारे रेट हैं, 5 रेट्स बताए गए हैं। कौन कौन से रेट क्या है वो जरा बताओगे, रेट कितना कितना है जरा बता दोगे? और बताओ। 28, बस यही है हमारे, ठीक है। 0% में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी 0 का मतलब 0 ही लेके चलना, ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ मीनिंग होता है, ठीक, इसलिए मैंने लिख दिया। देखो ये हमारे बेसिकली आपके ओवरऑल मोटा मोटी कहा जाए तो कितने तरह के रेट हैं, 4 तरह के। जितने भी इंडिया में गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको केवल और केवल कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है या कितने रेट के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा? 5, 12, 18, 28। पहले ये रेट मन माना था, आप जितना परसेंट चाहो उतना चार्ज कर सकते थे। अब ये रेट फिक्स हो गया है और सबके अंदर, ठीक है, डिवाइड है कि खाने का आइटम है तो उस पर इतना लगेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर आइटम है इतना लगेगा, लग्जरियस आइटम है इतना लगेगा। हर एक चीज़ का रेट और क्लास डिफाइंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। अब आप मनमाना अपने मन से कुछ भी नहीं लगा सकते हो टैक्स, ठीक है। खैर हमें टैक्स के रेट से बहुत ज़्यादा, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। हाँ, बशर्ते बस इतनी ही बात रखनी है कि जितना भी टैक्स होगा अगर विद इन द स्टेट होगा तो वो टैक्स कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 50% किसके पास चला जाएगा, स्टेट, और 50% किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल, ठीक है। तो अगर किसी भी कमोडिटी पे सपोज करो 5% का टैक्स लगा है तो कितना कितना डिवाइड हो जाएगा, 2.5% और 2.5%। 2.5% किसके पास चला जाएगा, स्टेट, और 2.5% किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल। हाँ क्या चीज़, क्या कितना रेट? हाँ उसको छोड़ो, मैंने उसको इसीलिए नहीं लिखा है ना, मैंने बोला ना कि हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी लिक्वर्स आइटम पे भी आ जाएगा, उतना मत जाओ भैया ठीक है। लग्जरियस में चले जाओगे उसके बाद, ठीक है, इसके बाद सॉरी कैमरा में नहीं, पेट्रोल वगैरह पे देखते होगे ना, सबके तनी अलग अलग रेट हैं। हम बेसिकली आपके हिसाब से बात करें, ये जो 4 आइटम आपके चलेंगे। 12% होगा तो कितने कितने, 6%। 18 होगा तो कितना, 9, और 28 होगा तो 14%। ये बेसिकली आपके 11th के लिए इतना ही रेलिवेंट है, ठीक है। लग्जरियस पे क्या है, एल्कोहलिक आइटम पे क्या है, ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, आर्म प्रोडक्ट्स पे क्या है, वो सबके रेट अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली आपके लिए 4 क्या है परसेंटेज दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको खुद बताया जाएगा रेट कितना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इंट्रा हो रहा है या इंटर हो रहा है।
इंट्रा होगा तो जो भी हमारा टैक्स रेट होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में, 50% स्टेट 50% सेंट्रल। जबकि वही अगर हमारा इंटर स्टेट्स होगा, बिटवीन 2 स्टेट्स होगा, तो यहाँ पे टैक्स का झगड़ा बहुत बढ़ गया था। ठीक है, कि टैक्स का पैसा कौन रखेगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप प्रोड्यूसर्स हो यूपी से और परचेजर है दिल्ली से, परचेज कर रहे हैं, सामान आया है, ठीक है, टैक्स कौन पे कर रहा है, दिल्ली, पैसा किसके पास आ रहा है, यूपी। झगड़ा इस बात का हुआ था कि भैया पैसा टैक्स का कौन रखेगा। दिल्ली वाला बोलता था कि हमारे यहाँ से इनकम क्रिएट हुआ है तो टैक्स का पैसा हम रखेंगे, यूपी वाला बोलता था कि भैया हमने बेनिफिट प्रोवाइड किया है तो टैक्स का पैसा हम रखेंगे। कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम लोग ऐसा है, लड़ते रहना, सारा का सारा पैसा किसके पास आ जाएगा, तुम दोनों के पास नहीं आएगा, बल्कि सारा का सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही चला जाएगा। वही पैसा जो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा खेल एक ही स्टेट में हो रहा था, 2 गवर्नमेंट के लड़ाई नहीं था, तो आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट रख रहा था। लेकिन जैसे ही 2 स्टेट के बीच आया तो दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट दोनों फाइट करना शुरू कर दिए, और उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट तो बैठा ही कि हमको भी पैसा चाहिए भैया। तो आखिर में पैसे का डिवीजन कैसे किया जाएगा, इस बात की लड़ाई को समाप्त करने के लिए सीधा सीधा बोला गया कि अगर बिटवीन 2, ठीक है, स्टेट्स हैं, तो सारा का सारा टैक्स का पैसा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसीलिए इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, मिला जुला। ठीक है, इसका मतलब सबको जो अलग अलग देना था, आप कहोगे सर कुछ दिल्ली वाले को दे दो, कुछ यूपी वाले को, कुछ सेंट्रल को, बोला गया कि भैया ये तामझाम हम देख लेंगे, पहले सारा का सारा पैसा कलेक्ट करो और कहाँ पे आने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी IGST सीधा का सीधा किसके जेब में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने, ठीक है, कुछ बेसिस के हिसाब से इसको आपस में क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। ठीक, मैंने बोला ना अभी लफड़े हैं। जैसे दिल्ली वाला बोलता था कि हमारे यहाँ से इनकम एराइज हुआ। अब इनकम एराइज क्या होता है, अब ये सब बेसिकली आप बातें नहीं जानते, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने एक स्टोरी टाइप में समझा दिया कि एक बोलता है कि हमारे यहाँ से इनकम क्रिएशन हो रहा है तो हमको टैक्स का पैसा दो, दूसरा बोलता है कि हमारे यहाँ से, ठीक है, बेनिफिट्स क्रिएट हो रहा है, हमको टैक्स का पैसा दो, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि हमको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो बात ये 50% का था कि स्टेट वाला पैसा कौन रखेगा, दिल्ली गवर्नमेंट रखेगा या यूपी गवर्नमेंट रखेगा, क्योंकि 50% किसके पास चला जा रहा है, सेंट्रल। 50% का लड़ाई था, 2 अलग अलग स्टेट शामिल हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपस में झगड़ा, ठीक है, ना हो, इसलिए सारा का सारा टैक्स का पैसा कहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इंटीग्रेटेड फॉर्म। इंटीग्रेटेड का मतलब सबका ऐड करके, सबका मिला के। ठीक, अब बाद में गवर्नमेंट अपना डिसाइड कर लेता है, वापस उन्हीं को मिलता है, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, लेकिन उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर लेता है। ठीक, बात क्लियर है। हमें बेसिकली ध्यान रखना है SGST, CGST और IGST, ये 3 नाम हमें बड़े दिमाग में रखने हैं। ठीक, अब एक छोटा सा बात कर लें, बर्डन क्या होता है। ठीक है, बर्डन ट्रांसफ़र कैसे होता है। सपोज़ ये मैं कहूँ कि, ठीक है, क्या है, मुझे तो फैक्ट्री भी नहीं बनाने आता है, जो भी समझ लो दूंगा, नहीं फैक्ट्री समझ में आ रहा है जी, पता नहीं, लग रहा है हैप्पी बर्थडे वाला केक है, ठीक है, जो भी है, ये हमारा क्या है, फैक्ट्री। ठीक है, अब तो मानना पड़ेगा फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री में सपोज करो कि बहुत सारे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल इनपुट परचेज करके लाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाटर ट्रांसफ़र कर दो एक, बहुत सारे इन्वेंट्री के नाम से हम जानते हैं। आपको भी पता है कि जितने भी कमोडिटी, ठीक है, जिनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, गुड्स बनाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सबको हम किस नाम से जानते हैं, इन्वेंट्री। अच्छा, मैं कहूँ कि अगर आप फैक्ट्री के ओनर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसेंशियल रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको ये पेन ही बनाना है तो मटेरियल परचेज करके लाना पड़ेगा, प्लास्टिक हो, इंक हो, या जो कुछ भी हो, परचेज करके लाना पड़ेगा। आप परचेज करके लाओगे तो ज़रा बताओ ना, यहाँ पे जो गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री बोला जाए, ये आपके फैक्ट्री में आएगा या जाएगा, फैक्ट्री में इन हो रहा है या आउट हो रहा है। जब आप परचेज करके लाओगे, परचेज ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री, अगर आप परचेज करके ला रहे हो तो ये सारे इन्वेंट्री आपके फैक्ट्री में आएगा, और इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, जो कुछ भी हो, ठीक है, जो भी हो सामने उसको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पेमेंट में क्या क्या होगा, एक तो आपका क्या होगा, एक तो कमोडिटी का प्राइस होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
गुड्स प्राइस, ठीक है, जो भी होगा गुड्स बोलो इन्वेंट्री बोलो उसका प्राइस होगा, प्लस दूसरा आप क्या पे करोगे, टैक्सेस पे करते हो, जिसको हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, जीएसटी के नाम से जानते हैं, दोनों ही पेमेंट करोगे, बोलो। ठीक है, जैसे आजकल देख रहे हो ना, आपका बिल आया 10,000 का, तो उसमें जीएसटी ऐड कर दिया जाता है, 5% है तो 10,000 का 5% आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो टोटल पेमेंट कितना करते हो, 10,000 या 10,500, 10,500। इसका मतलब आपने कॉस्ट तो पे ही किया, साथ ही साथ आपने क्या पे किया, टैक्सेस पे किया। ठीक है, बस आपको यही दिमाग में रखना है कि जरा ध्यान रखो, यहाँ पे भले ही टैक्स का पैसा आप पे कर रहे हो, टैक्स का पैसा आउट हो रहा है, पर हमें टैक्स के, ठीक है, टैक्स के मूवमेंट को नहीं देखना है, हमें किसके मूवमेंट को देखना है, इन्वेंट्री के मूवमेंट को देखना है। हमने जब परचेज किया तो गुड्स क्या हुआ है, इन हुआ है या आउट हुआ है, इन हुआ है या आउट हुआ है, इन हुआ है। इसीलिए इस, ठीक है, जब परचेजिंग करते समय हम जो भी टैक्स पेमेंट करेंगे इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इनपुट जीएसटी के नाम से जानेंगे। किस नाम से जाना जाएगा, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कब पे किया जाएगा, कब पे किया जाएगा, सॉरी कब, ये कब कहा जाएगा, जब हम क्या करेंगे, परचेज या सेल, क्या करेंगे, परचेज करेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री। बात क्लियर है। और वहीं पे जब आप यहाँ से फैक्ट्री से फिनिश गुड्स बना लोगे और उसको क्या करोगे, उसको क्या करोगे, सेल करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये जरा बताओ, गुड्स आ रहा है या जा रहा है, इन हो रहा है या आउट हो रहा है, आउट हो रहा है आपके फैक्ट्री से। ठीक है, उस समय आप कस्टमर को सेल करोगे और बदले में कस्टमर से पैसा क्या करोगे, रिसीव करोगे। कस्टमर से केवल पैसा ही वसूल करोगे, गुड्स का कॉस्ट ही वसूल करोगे, या प्लस जीएसटी भी वसूल करोगे। सर जीएसटी दोनों हम वसूल करते हैं, कस्टमर को जब सप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें वसूल रहे होते हैं। यहाँ पे जीएसटी का मूवमेंट नहीं देखना है, बल्कि किसका मूवमेंट देखना है, गुड्स का। यहाँ पे गुड्स आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, आउट हो रहा है। और इसीलिए इस समय जो टैक्स हमारे पास रिसीव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। और ये कब होता है, जब हम क्या करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, या स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, परचेज करते समय आप जीएसटी क्या कर रहे होते हो, जीएसटी क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, जीएसटी हम क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम जीएसटी क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, बस यही पे आपको बार बार कंफ्यूजन होगा कि सर इनपुट जीएसटी है या आउटपुट है। बस आप गुड्स का मूवमेंट देखना, अगर सामान फैक्ट्री में आ रहा होगा तो इनपुट जीएसटी, और सामान जा रहा होगा तो सामान आउट हो रहा है, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, बार बार दिमाग में यही रहेगा, सर सामान परचेज किया है तो टैक्स हमने पे किया है तो आउटपुट आउटपुट आएगा। लेकिन दिमाग में रखना, सामान को सॉरी हमें जीएसटी का मूवमेंट नहीं देखना है, बल्कि किसका मूवमेंट देखना है, गुड्स का। ठीक है, यही दिमाग में है ना कि हमने ये सामान परचेज करके लाया तो हमने पैसा पे किया होगा, पैसे के साथ साथ टैक्स भी गया होगा, तो टैक्स आउट होता हुआ दिख रहा है। इसलिए कई बार हम लोग इसको आउटपुट जीएसटी समझ लेते हैं। लेकिन दिमाग में रखना, हमें टैक्स का मूवमेंट नहीं देखना है, बल्कि किसका मूवमेंट देखना है, सामान आया, ये सामान आया, इस पर जो भी हमने जीएसटी दे दिया होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी। ठीक, और जब हमने यही सामान कस्टमर को सेल किया तो हमने उससे क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, तो इसी को क्या बोला जाएगा, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी रिसीव होगा, इनपुट जीएसटी हम पे करेंगे। ठीक, अब बात आती है कि सर जीएसटी लेने वाले हम कौन होते हैं, क्योंकि जीएसटी लेने का राइट किसको है, गवर्नमेंट को है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। हम कौन होते हैं लेने वाले, तो बोला कि देखो हम ले नहीं रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं, हम केवल अपने बर्डन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सीधा सा एक नॉर्मल लेके चलते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल क्रिएट किया जाए, ठीक है, और बात समझ में आ जाएगा। चलो मैं कहूँ कि मैं एक प्रोड्यूसर्स हूँ, ठीक है, या मैं एक होलसेलर हूँ। होलसेलर तो जानते ही होंगे, ठीक है, मैं मोबाइल का होलसेलर हूँ। मैं फैक्ट्री से मोबाइल परचेज करके लाया, मोबाइल, ठीक है, और मोबाइल का सपोज कर लो कॉस्ट है 10,000, और मैंने उसको उसके लिए 1,000 रुपये का क्या दिया, टैक्स दिया। इसका मतलब मैंने टोटल कितना पेमेंट किया, 11,000 रुपये, और 11,000 रुपये पेमेंट करके मोबाइल लाया। क्या ये मोबाइल मैं अपने यूज़ करने के लिए लाया या इसको आगे बेचने के लिए लाया हूँ, बेचने के लिए लाया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक ध्यान दो, टैक्स का पेमेंट किसने किया है, जिसके पास गुड्स हाथ में है। जिसके हाथ में गुड्स होगा उसी के हाथ में टैक्स भी होगा, ध्यान रखना। गुड्स अभी मेरे हाथ में, इसलिए टैक्स का पेमेंट भी अभी मेरे हाथ में। और अगर इसी मोबाइल को मैं यूज़ कर लूँगा तो क्या कोई टैक्स और पेमेंट करने आएगा, नहीं, मुझे ही बियर करना पड़ेगा। लेकिन इस गुड्स को मैं यूज़ करने नहीं आया हूँ, बल्कि क्या करने आया हूँ, किसी अदर कस्टमर को सेल करने आया हूँ। मैंने, ठीक है, अंशिका को सेल किया, यही गुड्स, यही मोबाइल मैंने क्या किया, अंशिका को सेल किया। इन्होंने पूछा सर कितने का मोबाइल पड़ेगा,
मैं उनको कितना बोलूँगा, 11,000, 10,000 या उससे ज़्यादा, सर कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाने आया हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैं पैसा ज़्यादा ही लूँगा। मैं बोलूँगा देखो 10,000 का है, मैं इसमें 1,000 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ता हूँ, 11,000 और 1,000 मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया था, ठीक है। तो टैक्स किसके लिए दिया था, अपने लिए, या आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा वो टैक्स? टैक्स क्या किया जाएगा, मेरे हाथ में रहेगा या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका मतलब अंशिका मुझे कितना पेमेंट करेंगी, पूरे 12,000 रुपये, ठीक है। 11,000 मोबाइल का और 1,000 टैक्स का। अभी मैं टैक्स में कोई भी चेंज नहीं ला रहा हूँ, याद रखना टैक्स भी चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होता जाएगा ना, टैक्स भी थोड़ा बहुत बदलता जाएगा, लेकिन अभी टैक्स आपको नहीं पता, इसलिए नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। अभी तक टैक्स मेरे हाथ में था, लेकिन जैसे ही मैंने गुड्स ट्रांसफ़र किया अंशिका का, टैक्स भी क्या कर दिया, अपने पीठ से उतार के इनके पीठ पे, यानी इनके ऊपर बोझ डाल दिया गया। यही होता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, कि मैंने अपना बर्डन टैक्स का किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, अंशिका। अंशिका रिटेलर हैं, इन्होंने किसी और कस्टमर को बेचा, तो ये टैक्स पे की है, वापस कस्टमर से क्या कर लेंगी, सेल करते समय उससे रिसीव कर लेंगे। और ऐसे करते करते सपोज करो आप फाइनल कंज्यूमर हो, आपके हाथ में मोबाइल है, आप गए दुकान से मोबाइल परचेज किया, तो दुकान वाला भी क्या करेगा, टैक्स खरीदते समय दे चुका होगा, जब आपको मोबाइल सेल करेगा तो वो टैक्स आपसे क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। बात क्लियर है? इसका मतलब टैक्स पेमेंट कस्टमर ने किया, लेकिन क्या गवर्नमेंट को आपने किया या शॉपकीपर को, शॉपकीपर को। लेकिन आपको ध्यान से देखो तो वो शॉपकीपर से होते होते मेरे थ्रू किसके पास जा चुका है, गवर्नमेंट के पास जा चुका है, क्योंकि मैंने सबसे पहला किसको पेमेंट कर दिया था, गवर्नमेंट को। सपोज करो वो मोबाइल मैंने गवर्नमेंट से लिया था, तो मैंने वो टैक्स का पेमेंट किससे कर लिया था, गवर्नमेंट को। टैक्स मेरे ऊपर पहले आया था, मैंने जब इनको सेल किया तो मैंने अपना टैक्स का भी बर्डन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इन्होंने किसी और को सेल किया, इन्होंने टैक्स ट्रांसफर कर दिया, और ये टैक्स तब तक ट्रांसफर होता जाएगा जब तक कि गुड्स फाइनली कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम ना कर लिया जाए। अब मोबाइल आप खुद यूज़ करोगे तो क्या लगता है, टैक्स का बर्डन किसी और को दे पाओगे कि मेरा टैक्स तुम दे दो, नहीं। लेकिन सामान जब परचेज करोगे तो टैक्स भी आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, ठीक। तो नॉर्मली यही है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। अब इतना बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो हमारे लिए बस ये ज़्यादा रिलेवेंट है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कब होगा, परचेजिंग समय, ठीक है। आउटपुट जीएसटी कब होगा, सेल्स के समय, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई। चलो बाकी बातें तो आगे इसमें समझा दिया जाएगा, पहले स्टार्टिंग हो, ठीक है। अब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए, कुछ और है आप में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना, लग्जरी वगैरह तो हटा दो, भी लॉटरी वगैरह पे टैक्स हटा दो। लॉटरी वोटरी किसी ने खेला है जी, किसी ने नहीं खेला है? इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब तो पढ़ लो जाओगे ना, बोलो जी। हाँ चलो यहाँ से देखो, पेज नंबर 3 से आपके लिए रेलिवेंट शुरू हो चुका है। इधर बेसिक आपके टैक्स को मीनिंग दे रखा है, उसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही सब दे रखा है। मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कितने तरह के टैक्स हैं, तो आपको बोला गया पहला क्या है, सीजीएसटी, और दूसरा क्या है, एसजीएसटी, और तीसरा हमारा क्या है, यूटी जीएसटी। अब यूटी जीएसटी क्या है, इसको थोड़ा सा हम बाद में समझेंगे। यूनियन टेरिटरी, नाम सुना है यूटी, यूनियन टेरिटरी। कितने हैं आपके इंडिया में, कितने यूटी हैं इंडिया में, नाम बताओ सर। काउंटिंग तो पता है, नाम पता है यूटी के। स्टेट कितने हैं इंडिया में, स्टेट 2 है, बहुत सही। 28 है, बहुत सही, 28 है पक्का। आंध्रा 2 पार्ट में टूटा है, जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में टूटा, लद्दाख में टूटा। जल्दी बताओ भाई, देखो मुझे भी याद नहीं है, 28 है कि 29 है? अच्छा फिर अब देख लें। हाँ? और यूटी कितने हैं, 7 की 8? 8 है, ठीक है। चलो ये सब तो जियोग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा जियोग्राफी खुद ही हिस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो इधर देखो, तो स्टेट जीएसटी हमने बात किया था, कब आएगा स्टेट जीएसटी, कब आएगा, जब इंट्रा स्टेट सेल होगा। पहले ही लाइन में लिख रखा है स्टेट, ठीक है। स्टेट जीएसटी कब अप्लाई होगा, जब हमारा क्या होगा, इंट्रा स्टेट सेल होगा। और इंटीग्रेटेड जीएसटी कब आ जाएगा, जब क्या होगा, इंटर स्टेट सेल होगा। पहले ही लाइन में आपको लिख रखा होगा, दिखा।
चेक करते जाओ बुक में, ठीक है। अगला पेज ओपन करो, मिला? अगला पेज ओपन करो, देखा? ठीक है, चलो उसके बाद आपको देख रखा है, हाँ वही देखो नीचे डिवाइड कर रखा है कि अगर इंट्रा स्टेट होगा तो जीएसटी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में, 6% माफ कर ला 50% किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल, और 50 स्टेट के पास। वही आपको एग्जांपल दे रखा है कि अगर 12% है तो 6% दोनों के पास चला जाएगा, ठीक है। रिवाइज चेंज हटा दो अभी। देखो बस इतना ही हमारे अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट था। अब आप नीचे देखोगे तो आपको सीधा किस पे ला दिया है, जनरल एंट्री पे ला दिया है, और हमारा मेन फोकस भी क्या है, जनरल एंट्री, न कि जीएसटी। जीएसटी यही नहीं है, जीएसटी तो बहुत उल्टी सीधी बातें हैं, ये तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, और इतने में नींद आ रहा था ना, ठीक है। तो अभी जीएसटी में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। चलो जनरल एंट्री फिर तो कल से डिस्कस किया जाएगा, नींद ना आए भाई, ठीक है, नहीं तो फिर जीएसटी प्रकाश सर को भेज दिया जाएगा पढ़ाने के लिए।